हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज का जो हमारा लेसन है वो है हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में प्राचीन काल से ही काफ़ी सभ्यताएं विकसित हुई हैं। और ये सभ्यताएं जो हैं ये अपने नगर नियोजन के लिए, अपनी सुंदरता के लिए, अपने सही ढंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। जो शासक थे इन्होंने अपने साम्राज्यों को काफ़ी विकसित किया। तो इन्हीं सब सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। ये सभ्यता काफ़ी प्राचीन सभ्यता थी और इस सभ्यता का कार्यकाल जो है वो बताया गया है कि ये जो सभ्यता थी ये 5000 साल पुरानी सभ्यता थी। तो हमें वेदों से काफ़ी सभ्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है। वेद जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इन वेदों से हमें काफ़ी सभ्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है, किंतु इन वेदों में हमें हड़प्पा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। और इतिहासकारों का कहना है कि ये जो सभ्यता थी ये वैदिक काल से भी पुरानी सभ्यता मानी जाती है। ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ये अपने नगर नियोजन के लिए, अपनी सुंदरता के लिए, अपनी वास्तुकला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध सभ्यता थी। और ये उस समय काफ़ी विकसित सभ्यता थी। और उतने प्राचीन काल में ऐसी सभ्यता होना मतलब कि हमारे लिए बहुत अचंभा की बात है कि उस टाइम पे इतनी अच्छी सभ्यता भी हो सकती थी। तो कुछ कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उस टाइम के लोगों को ना गणित का भी ज्ञान था, तभी उन्होंने इतने अच्छी सभ्यता का निर्माण किया था। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक हड़प्पा सभ्यता का चित्र दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी हड़प्पा सभ्यता थी। तो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है, चलिए हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। हमारे देश में प्राचीन काल से ही काफ़ी सभ्यताएं विकसित हुई हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही काफ़ी सभ्यताएं जो है वे विकसित हुई हैं। यह सब सभ्यताएं अपनी सुंदरता व नगर नियोजन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। यहाँ जो सभ्यताएं थी ना ये अपने नगर नियोजन के लिए, अपनी सुंदरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। इन सब सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये अपने नगर नियोजन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता 5000 साल पुरानी सभ्यता मानी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो सभ्यता है ये 5000 साल पुरानी सभ्यता मानी जाती है। इतिहासकारों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता वेदों से भी पुरानी सभ्यता है। मतलब इतिहासकार कहते हैं कि ये जो सभ्यता है ये वैदिक काल से भी पुरानी सभ्यता थी, क्योंकि इस सभ्यता का वर्णन जो है हमें वेदों में नहीं मिलता है। सिंधु नदी के समीप विकसित होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अब ये जो सभ्यता थी ना ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और यहाँ से जो हमें सबसे पहले जिस स्थल के बारे में पता चला था ना वो स्थल था हड़प्पा, तो इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का कार्यकाल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। कितना कार्यकाल माना गया है इसका? 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक जो है इसका कार्यकाल माना गया है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस सभ्यता की खोज कैसे हुई थी। ठीक है, तो देखिए 1853 से 1856 के बीच जब कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तब रेलवे इंजीनियर्स जिनका नाम जेम्स और विलियम बर्टन था उनको हड़प्पा स्थल में मजबूत ईंटों का पता चला। ठीक है, क्या होता है कि 1853 से 1856 के बीच कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो उस रेलवे इंजीनियर्स थे जो जिनका नाम था जेम्स और दूसरे का नाम था विलियम बर्टन, तो उनको हड़प्पा स्थल में काफ़ी मजबूत ईंटों का पता चला। उन्होंने देखा कि हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा स्थल जो है वहाँ पे काफ़ी मजबूत ईंटें हैं, तो उन्होंने क्या किया, इन ईंटों का प्रयोग रेलवे के निर्माण में करना प्रारंभ कर दिया। फिर 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का निरीक्षण करके उसका मानचित्र तैयार किया। अब क्या होता है कि 1856 में जो अलेक्जेंडर कनिंघम होते हैं एक अंग्रेज अधिकारी, वो क्या करते हैं हड़प्पा का निरीक्षण करते हैं और इसका मानचित्र तैयार करते हैं। ये वही अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने सन 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये वही अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है,
1921 में इसी विभाग के प्रमुख सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पहली बार हड़प्पा सभ्यता का आधिकारिक तौर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। फिर क्या होता है कि 1921 में ना इसी विभाग का एक अधिकारी होता है सर जॉन मार्शल, तो इसके नेतृत्व में ना इसका आधिकारिक तौर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कर देते हैं। वो क्या होता है कि जब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाती है रेलवे निर्माण में, तो वो ना मतलब कि वो सोचने लग जाती कि यार यहाँ है क्या ऐसा, जहाँ से इतनी मजबूत ईंटें मिल रही है, बहुत सारे अवशेष मिल रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि 1921 में इसका आधिकारिक तौर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कर देते हैं। भारतीय शोधकर्ता दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का उत्खनन कार्य शुरू किया तथा 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य शुरू किया। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के साथ साथ अन्य स्थलों का भी पता लगाया गया। अब क्या होता है कि 1921 में ना ये इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज करते हैं और 1922 में राखलदास बनर्जी जो है वो मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो स्थल था, यहाँ से काफ़ी मात्रा में मृतकों के जो टीले थे, मृतकों के जो गर्तें थी ना, वो प्राप्त हुई थी। तो इसलिए इस स्थल का नाम मोहनजोदड़ो रखा गया। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो जो स्थल था ये काफ़ी बड़ा स्थल था। तो इतिहासकार मानते हैं कि ये जो मोहनजोदड़ो था ये सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की राजधानी रही होगी उस टाइम में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये 5000 से भी पुरानी सभ्यता मानी जाती है। और ये जो सभ्यता है ये अपने नगर नियोजन के लिए, अपनी सुंदरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध सभ्यता थी। और यहाँ के जो नगर थे वो काफ़ी सुंदरता से बनाए गए थे। यहाँ जो सुव्यवस्था थी उसका काफ़ी ध्यान रखा गया था। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके नगरों की खोज कब की गई थी और इसके नगर कैसे थे। तो जो इसका सबसे पहला नगर था वो था हड़प्पा। तो हड़प्पा पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के किनारे स्थित एक उजड़ा नगर है। जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के किनारे एक उजड़ा नगर था। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। इनके अवशेष 3 मील तक फैले हैं। यहाँ की सड़कें चौड़ी हैं, मकान आकार में छोटे हैं। जो हड़प्पा सभ्यता मतलब जो हड़प्पा नगर था, इसके जो अवशेष हैं वो 3 मील तक फैले हुए थे। और यहाँ की जो सड़कें हैं वो चौड़ी हैं और जो मकान है वो आकार में छोटे हैं। वह पक्की ईंटों से बने हैं। मतलब कि जो यहाँ के मकान हैं वो आकार में छोटे हैं और पक्की ईंटों से बने हुए थे। नगर नियोजन पर पूरा ध्यान रखा गया है। इसी शहर के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये जो नगर था इसी के नाम पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था। अब हम देखते हैं इसका दूसरा नगर जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो विश्व का सबसे प्राचीन योजनाबद्ध नगर था। ये जो मोहनजोदड़ो है ये विश्व का सबसे प्राचीन और योजनाबद्ध नगर था। जो ये मोहनजोदड़ो था ये जो है योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जिले में सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ उत्खनन से काफ़ी संख्या में मृतकों के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। अब देखिए दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो स्थल था यहाँ से ना काफ़ी मात्रा में मृतकों के अस्थि पंजर प्राप्त हुए थे। तो इसीलिए इसका नाम मोहनजोदड़ो रखा गया। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। और कुछ इतिहासकार इसे सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी भी कहते हैं कि ये जो मोहनजोदड़ो था ये हड़प्पा की राजधानी रही होगी उस टाइम में। और यहाँ के उत्खनन से मिट्टी के 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यह शहर 7 बार उजड़ा व 7 बार बसा होगा। अब क्या हुआ कि उत्खनन से ना इसके ना मिट्टी के 7 स्तर प्राप्त हुए थे। तो इससे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि ये जो मोहनजोदड़ो शहर था ये 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा होगा। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। यहाँ की सबसे चौड़ी सड़क 33 फुट की थी। जल निस्तारण के लिए प्रबंध उच्च कोटि का था। अब जो यहाँ की जो सबसे चौड़ी सड़क थी वो 33 फुट की थी और यहाँ जो जल निस्तारण के लिए प्रबंध था वो काफ़ी उच्च कोटि का किया गया था उस टाइम में।
अब इसका तीसरा स्थल है लोथल। लोथल की खोज 1955 में हुई थी। यह गुजरात के कटियावाड़ नगर में स्थित है। जो लोथल था इसकी खोज जो हुई थी वो 1955 में हुई थी और ये गुजरात के कटियावाड़ नगर में स्थित है। ये हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से समानता रखती थी। जो लोथल स्थल है ये स्थल भी हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से समानता रखता था। यह नगर 6 बार बसा व 6 बार उजड़ा था। लोथल भारत के पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह था। अब ये जो लोथल था ये भारत के पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह था। अगर आपको बंदरगाह के बारे में जानकारी पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि बंदरगाह समुद्री तट का एरिया हुआ करता था। यहाँ से ना व्यापार होता था समुद्र का, जो मतलब सामान भेजा जाता था एक देश से दूसरे देश में उस टाइम पे, तो उसे हम बंदरगाह कहते थे। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था उस टाइम पे। यहाँ की जल निकास व्यवस्था उत्तम थी। बाढ़ के प्रकोप से बचने के लिए ऊंचे चबूतरों पर मकान बनाए जाते थे। अब यहाँ क्या था कि बाढ़ के प्रकोप से बचने के लिए जो मकान थे वो ऊंचे चबूतरों पर बनाए जाते थे। यहाँ से धातु उद्योग के भी प्रमाण मिले हैं। जो लोथल है यहाँ से धातु उद्योग के भी प्रमाण मिले हैं। उसके बाद जो हमारा चौथा नगर है वो है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में 7 एकड़ में बसा एक छोटा सा नगर था। यहाँ से शंख, मोहरे, मनके आदि हड़प्पा सभ्यता के बड़े नगरों में भेजी जाती थी। अब ये जो चनहूदड़ो है ये पाकिस्तान में 7 एकड़ में बसा एक छोटा सा नगर था और यहाँ से शंख, मोहरे, मनके जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता के बड़े नगरों को भेजी जाती थी। अब हमारा 5वां जो स्थल है वो है धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात राज्य में स्थित एक छोटा सा नगर था। यहाँ से मनकों में छेद करने के उपकरण मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से खेती के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ जलाशयों की अधिकता थी। अब मनके मोतियाँ होती हैं जो कि मालाओं में डाली जाती थी। इनसे मालाएं व आभूषण बनाए जाते थे। तो धोलावीरा से ना मनकों में छेद करने के उपकरण मिले हैं और यहाँ से खेती के प्रमाण भी मिले हैं और यहाँ जलाशयों की अधिकता थी। उसके बाद हमारा जो 6वां स्थल है वो है कालीबंगा। तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य व चूड़ियाँ मिली हैं। तो ये जो कालीबंगा है ये राजस्थान में स्थित है और यहाँ से जुते हुए खेत व चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मोहनजोदड़ो जो था वो हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण नगर था। ये जो नगर था ये काफ़ी बड़ा नगर था और मोहनजोदड़ो से हमें काफ़ी चीज़ें जो है वो प्राप्त हुई हैं। कुछ इतिहासकार मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी भी मानते हैं। तो चलिए हम मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का विस्तृत व महत्वपूर्ण नगर था। जो मोहनजोदड़ो था जैसे कि मैंने आपको बताया तो ये जो था ये हड़प्पा सभ्यता का एक विस्तृत और महत्वपूर्ण नगर था। कुछ विद्वानों के अनुसार इसे हड़प्पा सभ्यता की राजधानी माना गया है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ जो इतिहासकार हैं, कुछ जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि ये जो मोहनजोदड़ो था ये हड़प्पा सभ्यता की राजधानी थी। तो चलिए इसकी प्रमुख विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित हैं, हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी विशेषता है वो है एक नियोजित शहरी केंद्र। ठीक है मोहनजोदड़ो विस्तृत व नियोजित शहर था जो 2 टीलों पर बसा था। एक टीला ऊंचा था जिसे पुरातात्विक दुर्ग मानते थे। इसमें मजबूत दीवारें थी। नीचे वाला टीला अधिक बड़ा था जिसे मुख्य नगर माना गया था। अब जो मोहनजोदड़ो था तो ये इसका जो शहर था वो 2 टीलों पर बसा था। जो ऊपर वाला टीला था उसे पुरातात्विक दुर्ग मानते थे जो कि मजबूत दीवारों से बना था। और जो नीचे वाला टीला था वो अधिक बड़ा था। ठीक है, और जिसे मुख्य नगर माना गया है। उसके बाद हम इसकी दूसरी विशेषता देखते हैं और इसकी दूसरी विशेषता है सुनियोजित निचला शहर। क्या है? सुनियोजित निचला शहर। निचले वाले भाग से अनेक मकान प्राप्त हुए हैं जो सुनियोजित तरीके से बनाए गए हैं। यहाँ के मकान ज़्यादातर 1 मंजिल के थे जबकि कुछ मकान 2 या 3 मंजिल के भी थे। अब जो यहाँ से जो मकान बनाए गए थे मोहनजोदड़ो में ये काफ़ी सुनियोजित तरीके से बनाए गए थे और जो ज़्यादातर जो मकान थे वो 1 मंजिल के थे जबकि कुछ जो मकान थे वो 2 या 3 मंजिल के भी थे।
और सुरक्षा को देखते हुए यहाँ के मकानों का जो दरवाज़ा होता था वो सड़क पर ना खुलकर पीछे गलियों में खुलता था। मतलब कि यहाँ ऐसी व्यवस्था की गई थी कमरों में कि जो यहाँ के दरवाजे थे यहाँ के मकानों के, उन दरवाजे जो थे वो जो मेन सड़क पर नहीं खुलते थे बल्कि गलियों में खुलते थे। क्योंकि सड़क में जाने में क्या होता है कि डर रहता है, तो इसीलिए वो जो दरवाजे थे वो गलियों के ओर खुलते थे और घरों के मध्य आंगन होते थे। ठीक है। और आंगन जिसमें एक कुआं होता था और आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। मतलब कि हर घर में जो आंगन होता था वहां पे कुएं बने होते थे। उसके बाद यहाँ की तीसरी विशेषता है वो है जल निकास व्यवस्था। यहाँ की जल निकास व्यवस्था सुदृढ़ थी। सड़कों के किनारे पक्की ईंटों से बनी व ढकी हुई नालियाँ होती थी। जो यहाँ की जल निकास व्यवस्था थी वो काफ़ी सुदृढ़ थी, मतलब कि अच्छी तरीके से बनाए गए थे। और जो ये नालियाँ होती थी वो सड़कों के किनारे बनी होती थी, ढकी हुई होती थी और पक्की ईंटों से बनी होती थी। उसके बाद जो इसकी चौथी विशेषता है वो है सड़क निर्माण व्यवस्था। यहाँ पर सड़कों का विस्तृत जाल बिछा था। सड़कों की चौड़ाई जो थी वो 9 फीट से 33 फीट तक की थी। ये याद करना बहुत ज़रूरी कि जहाँ की सड़कें थी उनकी जो चौड़ाई थी वो 9 फीट से 33 फीट तक की थी। और 33 फुट चौड़ी सड़कों को राजकीय सड़क माना गया है। मतलब यहाँ क्या था कि जो 33 फुट की चौड़ी सड़क थी उसे राजकीय सड़क माना जाता था। उसके बाद इसकी जो पांचवी विशेषता है वो है विशाल एवं सार्वजनिक स्नानागार। मोहनजोदड़ो से 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा व 9 फीट गहरा विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है। ठीक है। तो जो मोहनजोदड़ो है यहाँ से हमें एक विशाल स्नानागार मिला है। स्नानागार मिला है जिसमें प्रत्येक और जल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी थी। और ये जो स्नानागार था यहाँ पे यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रत्येक और सीढ़ियां बनी हुई थी। ठीक है। और बाहर निकलने की भी पानी के बाहर निकलने की व्यवस्था की गई थी। और इसमें ना समीप के जो कुएं थे वहां से पानी भरा जाता था। और स्नानागार से ऊपर छोटे छोटे कमरे बने हुए थे जिनका प्रयोग कपड़े बदलने के लिए किया जाता था। और इतिहासकारों का ये मानना है कि जो यहाँ का जो ये बड़ा स्नानागार था इसका प्रयोग वो जो कुछ प्रोग्राम उनके यहाँ होते रहे होंगे सार्वजनिक, कुछ भी जो प्रोग्राम होते रहे होंगे, कार्यक्रम होते रहेंगे, उस टाइम पे इन स्नानागार का प्रयोग किया जाता रहा होगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ की छठी विशेषता वो है विशाल अन्नागार। यहाँ से विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जो अन्नागार प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। अन्नागार जो है वो 150 फीट लंबा और 75 फीट चौड़ा है। इसके आसपास के क्षेत्र से प्राप्त खाद्यान्न भरा जाता था। मतलब कि जो यहाँ का अन्नागार है इसमें आसपास के क्षेत्रों से खाद्यान्न भरा जाता था। इससे यहाँ भी पता लगता है कि मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्र था वो अधिक उपजाऊ था। अब देखिए जो ये अन्नागार था ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। और यहाँ पे ना आसपास के क्षेत्रों से खाद्यान्न भरा जाता था। और इससे हमें पता चलता है कि जो मोहनजोदड़ो का क्षेत्र था वो अधिक उपजाऊ था। और उनका अन्नागार में भोजन एकत्रित करने का एक कारण यह भी रहा होगा कि कभी फ्यूचर में अगर अकाल पड़ा तो वो इस अन्न का प्रयोग उस टाइम पे कर सके। तो मतलब कि यहाँ के लोग भविष्य के बारे में भी सोचते थे। वो हर चीज़ एकदम सोच समझ के करते थे कि आने वाले टाइम पे भी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शायद एक ये वजह भी हो सकती है उनके अन्नागार बनाने की कि ताकि वो खाद्यान्न एकत्रित करके रख सके, ताकि भविष्य में अगर ऐसा समय आए कि अन्न ना हो तो वो उस टाइम पे इस अन्न का प्रयोग कर सके। और यहाँ का क्षेत्र भी काफ़ी उपजाऊ रहा होगा। उसके बाद सातवीं जो इसकी विशेषता है वो है सांस्कृतिक रूप से संपन्न शहरी केंद्र। मोहनजोदड़ो से हमें अनेक प्रकार की मूर्तियाँ, मृतभांड, सूती कपड़े के अवशेष, पशुओं की अस्थियाँ, आज शिव पुजारी की मूर्ति, माता देवी की मूर्ति, देवी की प्रतिमा आदि प्राप्त हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि मोहनजोदड़ो सांस्कृतिक रूप से संपन्न शहरी केंद्र था। अब देखिए यहाँ से पुरातत्वविदों को काफ़ी मात्रा में जो है आज शिव पुजारी की मूर्ति मिली है, पशुओं की अस्थियाँ मिली हैं, मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि ये सांस्कृतिक रूप से संपन्न शहरी केंद्र था। मतलब कि पूजा पाठ वगैरह यहाँ होती थी, मातृ देवी को भी माना जाता था और ये सांस्कृतिक रूप से काफ़ी संपन्न शहरी केंद्र था। तो आई होप आपको मोहनजोदड़ो की जो ये विशेषताएं हैं ये समझ में आ चुकी होंगी। अगर तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से हमें काफ़ी लिखित जानकारी तो मिली है, किंतु यहाँ की जो लिपि है उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो यहाँ के बारे में हम जो भी चीज़ें हम जानते हैं वो हमने अनुमान लगाया है। तो यहाँ का जो धार्मिक जीवन है इसके बारे में भी हमें कोई लिखित जानकारी
नहीं पता है, तो यहाँ से जो हमें चीज़ें मिली है, यहाँ से खुदाई से जो हमें अवशेष मिले हैं, उसी के अनुसार हम यह अनुमान लगाते हैं कि यहाँ का धार्मिक जीवन कैसा रहा होगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि हड़प्पा के लोगों का धर्म क्या था, क्योंकि उत्खनन से कोई मंदिर या स्पष्ट धार्मिक सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। तो यहाँ से क्योंकि हमें लिखित जानकारी तो नहीं मिली है, मतलब हम यहाँ की लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं, तो निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि हड़प्पा के लोगों का धर्म क्या था। ठीक है, क्योंकि उत्खनन से कोई भी मंदिर या स्पष्ट धार्मिक जो सामग्री है वो नहीं मिली है। तो यहाँ से जो भी हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो उसी के अनुसार हम यह अनुमान लगाते हैं कि यहाँ का धर्म कैसा था। मतलब यहाँ से खुदाई से बहुत सारी मोहरें, बहुत सारी मूर्तियाँ या अन्य चीज़ें जो प्राप्त हुई हैं, तो इसी से हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ का धर्म क्या था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माता शक्ति की पूजा। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व अन्य स्थानों से नारी मूर्तियाँ मिली हैं जो देवी शक्ति का प्रतीक थी। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग जो है वो माता शक्ति की पूजा करते थे। अब क्या हुआ कि हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से व अन्य स्थानों से हमें काफ़ी नारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो इससे हम यहाँ अनुमान लगाते हैं कि ये जो है ये देवी शक्ति का प्रतीक है और यहाँ के जो लोग थे वो माता शक्ति की पूजा करते थे। उसके बाद है शिव की पूजा। तो यहाँ से प्राप्त एक मोहर से 3 सिर व 3 सींग वाले एक योगी की आकृति मिली है। उसके चारों ओर हाथी, बाघ, भैंसा व गैंडा बैठे हुए हैं। आसन के नीचे हिरण भी अंकित है। इसे आदिशिव माना गया है। अब यहाँ से एक मोहर प्राप्त होती है, तो उस मोहर में क्या होता है कि 3 सिर और 3 सींग वाले योगी की आकृति मिली है। उसके चारों ओर हाथी, बाघ, भैंसा व गैंडा बैठे हुए हैं और उसके नीचे हिरण भी अंकित है। तो इसे आदिशिव माना गया है। और सर जॉन मार्शल इसे पशुपति भी कहते हैं। ठीक है, मतलब सर जॉन मार्शल ने इसको पशुपति कहा है। तो इससे हम यह अनुमान लगाते हैं कि यहाँ शिव की पूजा होती थी। उसके बाद पशु पूजा। तो सिंधु घाटी के लोग बैल, शेर, बकरी, मगरमच्छ और सांपों की पूजा करते थे। हड़प्पा के मोहरों से उनके चित्र भी प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ के जो लोग थे ये जानवरों की पूजा यानी कि पशु पूजा भी करते थे। काफ़ी मोहरों से इनके चित्र भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद वृक्षों की पूजा। तो सिंधु घाटी के लोग वृक्षों की पूजा करते थे। मोहरों से पीपल के वृक्ष प्राप्त हुए हैं जो इनके लिए पवित्र था। अब मोहरों से काफ़ी पीपल के वृक्षों के हमें चित्र प्राप्त हुए, तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि इनके लिए पीपल का वृक्ष काफ़ी पवित्र रहा होगा, है ना। और यहाँ से नीम के पेड़ को भी जो यहाँ के लोग थे वो पवित्र मानते थे। ठीक है, नीम के पेड़ को भी और पीपल के वृक्ष को भी। उसके बाद है प्रकृति पूजा। तो कुछ मोहरों से स्वास्तिक व चक्र की आकृतियाँ मिली हैं जिससे सूर्य देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। अब यहाँ से कुछ मोहरें मिली हैं जिसमें स्वास्तिक और चक्र की आकृतियाँ बनी हुई हैं, तो इससे अनुमान लगाते हैं कि ये लोग सूर्य देवता की उपासना करते रहे होंगे। कलिबंगा, लोथल, बनावली से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा विशाल स्नानागार से भी अनुष्ठान संबंधी जानकारी मिलती है। अब क्या है कि बनावली, कलिबंगा और लोथल से अग्नि वेदिकाएँ भी मिली हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये लोग जो हैं पूजा पाठ भी करते रहे होंगे। और विशाल स्नानागार जो था इससे भी अनुष्ठान संबंधी जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद है कि जादुई शक्तियों में आस्था। हड़प्पा वासी जादुई शक्ति यानी कि भूत प्रेत आदि में विश्वास करते थे। उत्खनन से बहुत ताबीजें मिली हैं। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि तांत्रिक भी होते थे जो महिला या पुरुष हो सकते थे तथा जो दूसरी दुनिया से संपर्क साधने का दावा करते थे। अब जो पुरातत्वविद थे, इतिहासकार थे, वो ये भी अनुमान लगाते हैं कि ये जो हड़प्पा वासी थे जादुई शक्ति यानी कि भूत प्रेत में विश्वास करते थे, क्योंकि उत्खनन से काफ़ी मात्रा में ताबीजें भी मिली हैं। और पुरातत्वविदों का मानना है कि कुछ तांत्रिक भी होते थे जो कि महिला या पुरुष कोई भी हो सकता था। ये स्पष्ट नहीं है कि जो तांत्रिक थे वो महिला ही होती थी या पुरुष ही होते थे, तथा जो दूसरी दुनिया से संपर्क साधने का दावा करते थे, है ना। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि इनका धार्मिक जीवन कैसा था। ये माता शक्ति को भी मानते थे, शिव की पूजा करते थे, प्रकृति पूजा करते थे और जानवरों को भी ये पूजते थे, प्रकृति पूजा भी करते थे। और इनका विश्वास जो था वो जादुई शक्तियों में भी था। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। हमारे भारत में काफ़ी सभ्यताएं विकसित हुई हैं। इन्हीं सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, जो कि 5000 साल पुरानी सभ्यता है।
और ये सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए, अपनी सुंदरता के लिए, अपनी कलाकृति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रही है। और इसकी जो एक और विशेषता है वो है यहाँ की जल निकास प्रणाली, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई गई थी। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना उन्नत थी। जल निकास प्रणाली इसकी प्रमुख विशेषता थी, मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी जो जल निकास प्रणाली थी ये उसकी प्रमुख विशेषता थी, जो समकालीन सभ्यताओं में श्रेष्ठ थी। ठीक है, इसे निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। तो देखते हैं नंबर 1। तो यहाँ के मकानों में प्रायः कुएं होते थे जिनका पानी गलियों में जाता था, जहाँ की नालियाँ 2 से 18 इंच की होती थी। मतलब कि यहाँ के जो मकान होते थे उन मकानों में प्रायः कुएं होते थे जिनका जो पानी होता था वो गलियों में जाता था, और जो यहाँ की नालियाँ थी वो 2 से 18 इंच की होती थी। उसके बाद नंबर 2 है कि इन नालियों से पानी 2 फीट गहरे नालों में जाता था। अब जो इन नालियों से पानी जाता था वो 2 फीट गहरे नालों में जाता था। नालियाँ जो होती थी वो पक्की ईंटों, पत्थरों व चूने से बनी होती थी, मतलब कि मजबूती का काफ़ी ध्यान रखा गया था यहाँ पे। जो यहाँ की नालियाँ थी वो पक्की ईंटों से, पत्थरों से, वो चूने से बनी होती थी, ताकि ये नालियाँ मजबूत रहे और लंबे समय तक चले, है ना। और इन नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर शोषक बने होते थे जिससे पानी का बहाव न रुक सके। अब क्या होता था कि जो यहाँ की नालियाँ थी यहाँ के ना दूर दूर पर शोषक बने होते थे ताकि पानी का बहाव न रुक सके। मतलब ये शोषक जो होते थे ये गंदगी को इकट्ठा कर देते थे, तो इससे क्या होता था, गंदगी इकट्ठा हो जाती थी और पानी का बहाव नहीं रुकता था। उसके बाद है कि घरों की नालियाँ पहले एक होदी में खाली होती थी जिसमें ठोस अपशिष्ट इकट्ठा हो जाते थे और पानी नालियों में बह जाता था। ठीक है, तो यहाँ की जो घरों की नालियाँ थी वो पहले एक होदी में खाली होती थी जिसमें ठोस अपशिष्ट यानी कि गंदगी इकट्ठा होती थी और पानी नालियों में बह जाता था। ठोस अपशिष्ट की समय समय पर सफाई की जाती थी। अब वो जो ठोस अपशिष्ट इसकी भी सफाई की जाती थी ताकि जो पानी है उसका बहाव ना रुक सके और पानी आराम से आगे जा सके और गंदगी भी ना हो। तो आपने देखा कि यहाँ की जल निकास प्रणाली कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने बनाई थी, है ना। मतलब कि हर चीज़ का इन्होंने विशेष ध्यान रखा था कि नालियाँ जो हैं वो अच्छे तरीके से बनाई गई थी और मजबूती से बनाई गई थी, गंदगी को रोकने के लिए शोषक भी बनाए गए थे। तो इससे हम एक चीज़ क्लियर होती है कि यहाँ की जो जल निकास प्रणाली थी वो काफ़ी अच्छी थी और यहाँ की विशेषता जो है वो जल निकास प्रणाली भी है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा से हमें लिपि का पता चला है, मतलब यहाँ से भी हमें लिपियाँ मिली हैं, यहाँ से भी लिखित जानकारी मिली है, किंतु जो यहाँ की लिपि है उसे अभी तक कोई भी पुरातात्विक या इतिहासकार नहीं पढ़ पाया है। तो इसीलिए हमें यहाँ से लिखित जानकारी तो मिलती है लेकिन हमें उससे कोई भी वैसी जानकारी समझ में नहीं आई है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है वो हमें यहाँ के अवशेषों से पता चलती है। मतलब कि हमें यहाँ से कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिली है। यहाँ का पता जो हमें चलता है वो हमें यहाँ की जो वस्तुएं हमें खुदाई से प्राप्त हुई हैं, चाहे वो आभूषण हो, वस्त्र हो, या कंकाल हो, या फिर कोई भी धातु हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, तो उसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ऐसा ऐसा रहा होगा, ऐसे ऐसे उस टाइम पे होता होगा। तो जो सामाजिक और आर्थिक भिन्नता है इसका पता भी हमें जो है ये लिखित जानकारी से हमें इसका पता नहीं चलता है। तो इसका पता भी हम किससे लगाते हैं, यहाँ से जो हमें चीज़ें प्राप्त हुई हैं उन वस्तुओं से हम पता लगाते हैं कि हड़प्पा समाज में जो सामाजिक और आर्थिक भिन्नता थी वो कैसी थी। ठीक है, तो क्या होता है कि पुरातत्वविदों को हड़प्पा स्थलों से अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जिसके आधार पर समाज में भिन्नता का पता चलता है। अवशेषों से अनुमान लगाया जाता है कि समाज में कई वर्ग थे। साधारण वर्ग में कुंभकार, सोनार, शिल्पकार, लोहार, जुलाहे, श्रमिक व किसान शामिल रहे होंगे। विशिष्ट वर्गों में राज्य कर्मचारी, सेनाधिकारी आदि रहे होंगे। पुरोहितों का अलग वर्ग रहा होगा। विशिष्ट लोग दुर्ग में तथा साधारण लोग निचले शहर में निवास करते रहे होंगे। तो अब देखिए क्या होता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो हड़प्पा साम्राज्य था, वो उसका एक दुर्ग था और निचला शहर था। तो जो दुर्ग था वहाँ ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ जो सेनाधिकारी थे, जो राज्य कर्मचारी थे वो रहते होंगे, और जो निचला शहर था वहाँ नॉर्मल लोग रहते होंगे जैसे कि किसान, श्रमिक या साधारण वर्ग रहते होंगे। अब इसके बारे में कैसे पता लगाते हैं, वो ऐसे पता लगाते हैं जो दुर्ग था वहाँ से
बहुमूल्य चीज़ें मिली हैं, जैसे कि सोने के वस्त्र हो गए या सोने की चीज़ें, बहुमूल्य जो बर्तन मिले हैं। और जो निचला शहर था वहाँ से साधारण वस्तुएं मिली हैं। वहाँ से जो आभूषण मिले हैं वो भी हाथी दांत के आभूषण मिले हैं। वहाँ से जो वस्त्र मिले हैं वो ऊनी वस्त्र मिले हैं। और जो दुर्ग था वहाँ से जो वस्त्र मिले हैं वो सोने के वस्त्र मिले हैं। जो आभूषण मिले हैं वो भी स्वर्ण के आभूषण, चांदी के आभूषण मिले हैं। तो इससे वो अनुमान लगाते हैं कि निचले शहर में जो है साधारण व्यक्ति निवास करते रहे होंगे, और जो दुर्ग था वहाँ जो है वो राज्य कर्मचारी या राजा वगैरह निवास करते रहे होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका पता कैसे चलता है। तो सबसे पहले कि हड़प्पा सभ्यता से मिले मकानों के आकार में अंतर। अब हम ये देखेंगे कि हमें कैसे पता लगता है कि सामाजिक व आर्थिक भिन्नता थी। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से जो मकान मिले हैं इनके आकार में अंतर थे। तो हड़प्पा सभ्यता में हमें अनेक स्थलों से बड़े मकान, वहीं दूसरी ओर एक या दो कमरे के मकान मिले हैं जो कि आर्थिक व सामाजिक भिन्नता को दर्शाते हैं। हड़प्पा सभ्यता में हमें ना कोई मकान छोटे मिले हैं, व कोई मकान एक या दो कमरे के मिले हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि वहाँ आर्थिक और सामाजिक भिन्नता थी। ठीक है, और दूसरा है कि खुदाई से कई स्थलों से बहुमूल्य धातुएं मिली हैं, वहीं कई स्थलों से साधारण वस्तुएं मिली हैं। अब खुदाई से अनेक स्थानों पर स्वर्ण, रजत, लाजवत आदि बहुमूल्य धातुओं के आभूषण मिले हैं। वहीं कुछ स्थानों से मिट्टी के बर्तन, हाथी दांत के आभूषण भी मिले हैं जो आर्थिक भिन्नता को दर्शाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि आभूषण कहीं पे स्वर्ण के आभूषण मिले हैं, लाजवत के आभूषण मिले हैं, तो वहीं कई और जो आभूषण मिले हैं वो हाथी दांत के या मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो इससे पता लगता है कि आर्थिक भिन्नता थी, मतलब कि अमीरी गरीबी वहाँ पे थी। उसके बाद है कि मृतकों को दफनाते समय गर्तों में रखे गए सामानों में अंतर व गर्तों की बनावट में अंतर। अब साधानों में जो मृतकों को दफनाते समय उनके साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी जाती थी। तो उस टाइम पे क्या था हड़प्पा सभ्यता में कि जब कोई व्यक्ति मरता था तो उसको दफनाते थे, जब गर्तों में रखते थे तो उसके साथ कई वस्तुएं भी रखी जाती थी। वे वस्तुएं रखी जाती थी जिन वस्तुओं का वो प्रयोग करता रहा होगा या जो वस्तुएं उसे सबसे अधिक प्रिय रही होंगी। तो मतलब कि उस टाइम पे शायद ये मानते रहे होंगे कि अगर हम ये वस्तुएं उसके साथ रखेंगे तो वो इन वस्तुओं को अपने साथ ले जाएगा, है ना। उस टाइम की ऐसी उनकी सोच रही होगी, तो वो उन वस्तुओं को उसके साथ गर्तों में ही रख देते थे जिन वस्तुओं का वो मानव जो था वो प्रयोग करता रहा होगा। तो जो ये वस्तुएं रखी गई थी गर्तों में, तो इन वस्तुओं में भी अंतर था। किसी किसी गर्तों में तो बहुमूल्य वस्तुएं रखी गई थी सोने चांदी के, तो कहीं साधारण वस्तुएं रखी गई थी मिट्टी के या हाथी दांत के कुछ आभूषण। तो इससे पता चलता है कि वहाँ अमीरी गरीबी थी। उसके बाद है कि इससे आर्थिक भिन्नता का पता चलता है, जबकि शव को दफनाने वाले गर्तों की बनावट में भी अंतर था। अब क्या था कि जो शव को दफनाने की जो गर्तें थी ना, तो इनके आकारों में भी अंतर था। कोई गर्तें बड़ी थी आकार में, तो कोई गर्तें जो है वो आकार में छोटी थी। तो इससे भी हमें आर्थिक भिन्नता का पता चलता है। उसके बाद है कि वस्त्रों में अंतर। अब हड़प्पा के वस्त्रों से भी सामाजिक भिन्नता दिखाई देती है। धनी लोग जो है वो रेशम के, मखमल के कपड़ों का प्रयोग करते थे, जबकि जो निम्न वर्ग के लोग थे वो सूती कपड़ों का प्रयोग करते थे। तो क्या था कि कहीं से हमें ना मखमल के व रेशमी वस्त्र मिले हैं, तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि ये जो वस्त्र थे ये धनी व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाए जाते होंगे, जैसे कि राजा या राज्य कर्मचारी जो रहे होंगे। और जो साधारण वस्त्र थे जैसे कि ऊन के, तो इनका प्रयोग जो है वो साधारण लोग करते रहे होंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि आर्थिक व सामाजिक भिन्नता थी। लोग अमीर थे, कुछ गरीब थे। जो निचला शहर व दुर्ग है, इससे भी हमें पता चलता है कि जो अमीर लोग थे, राज्य कर्मचारी वगैरह, वो दुर्ग में निवास करते रहे होंगे, और जो साधारण वर्ग के लोग थे वो निचले शहर में निवास करते रहे होंगे। और बाकी जो हमें यहाँ से सामान मिले हैं, जो वस्त्र मिले हैं या जो भी आभूषण मिले हैं, इनसे भी पता लगता है कि हड़प्पा समाज में जो है सामाजिक व आर्थिक भिन्नता थी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, इस लिपि को इतिहासकार नहीं पढ़ पाए हैं, तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जो भी चीज़ की जानकारी मिलती है वो हमें यहाँ के अवशेषों से मिलती है। हमें यहाँ से कोई भी लिखित जानकारी से कुछ भी चीज़ें प्राप्त नहीं हुई हैं। हमें जो यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है वो इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, और वो अनुमान वो यहाँ से जो अवशेष हमें प्राप्त हुए उनसे लगाते हैं, क्योंकि जो यहाँ की लिपि है हड़प्पा सभ्यता की लिपि, उसे अभी तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं।
कि हड़प्पा लिपि अन्य लिपियों से भिन्न थी। हड़प्पा लिपि में कुल 375 से 400 चिन्ह प्राप्त हुए हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ की जो लिपि है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, इसीलिए यहाँ के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो सारी जानकारी हमें यहाँ से जो अवशेष मिले हैं उनसे पता चलता है। उन्हीं से हम अनुमान लगाते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसी रही होगी और यहाँ क्या क्या हुआ होगा। तो इस लिपि की जो मुख्य विशेषताएं थी वो निम्नलिखित हैं। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। जैसे कि जो अन्य लिपियां होती है वो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, जो हिंदी होती है वो भी बाएं से दाएं ओर ही लिखी जाती है, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि वर्णात्मक न होकर चित्रात्मक थी। अब ये जो लिपि थी यहाँ की ये वर्णात्मक नहीं थी बल्कि चित्रात्मक थी। इसमें चित्र किसी बात या वस्तु का प्रतीक है। यह लिपि मोहरे तांबे के औजारों, आभूषणों व सूचना पत्र से प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ से जब लिपि प्राप्त हुई यहाँ से मोहरों से, तांबे के औजार से, आभूषणों से व सूचना पत्र से प्राप्त हुई है। यह लिपि अभी तक पूरी तरह से कोई नहीं पढ़ पाया है, इसीलिए यह लिपि रहस्यमय व अज्ञात है। अब यहाँ की जो लिपि है ये अभी तक कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से नहीं पढ़ पाया है, इसीलिए यहाँ की जो लिपि है वो रहस्यमय व अज्ञात है। तो आई होप आपको यहाँ की लिपि के बारे में पता चल चुका होगा। हड़प्पा सभ्यता का शासक कौन था और इसका पतन कैसे हुआ था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन था हड़प्पा सभ्यता का शासक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सूचनाओं का काफ़ी अभाव है, तो हमें यहाँ से जो भी जानकारी प्राप्त हुई है वो हमने यहाँ के अवशेषों से पता लगाया है और हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ की सभ्यता कैसी रही होगी। तो यहाँ किसका शासक था ये कह पाना भी काफ़ी मुश्किल है। तो शासन व्यवस्था का जन्म नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने व उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है। अब जो शासन व्यवस्था है इसका जन्म नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है। सूचना के अभाव में यह नहीं कह सकते कि हड़प्पा की शासन व्यवस्था संघात्मक थी या एकात्मक। अब सूचना के अभाव के कारण हम यह क्लियरली नहीं कह सकते हैं कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो संघात्मक थी या एकात्मक, किंतु हम यहाँ जरूर कह सकते हैं कि यहाँ का जो शासक था वो कला प्रेमी रहा होगा और उसने अपनी सभ्यता का काफ़ी विकास किया था। कहीं न कहीं उसे गणित का थोड़ा बहुत ज्ञान तो रहा ही होगा, क्योंकि बिना गणित के इतनी अच्छी सभ्यता का विकास करना काफ़ी मुश्किल था। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। अब भाई इतनी विकसित सभ्यता का पतन कैसे हुआ था ये जानना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं कि सूचना के अभाव के कारण यह कह पाना काफ़ी मुश्किल है कि हड़प्पा का पतन कैसे हुआ था, किंतु हड़प्पा सभ्यता के पतन के कुछ कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब हम यह नहीं कह सकते सूचना के अभाव के कारण कि यहाँ का पतन कैसे हुआ था, किंतु कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे अनुमान लगाया जाता है कि इन्हीं कारणों से यहाँ की सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो सबसे पहला जो कारण है वो है जलवायु परिवर्तन। तो एक कारण यह भी माना जाता है कि हो सकता है कि यहाँ जलवायु परिवर्तन हुआ हो जिससे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ हो। दूसरा कारण यह भी माना जाता है कि वनों की कटाई। अब इतिहासकार ये मानते हैं कि हो सकता है कि वनों की कटाई के कारण यहाँ का पतन हो गया हो, और एक कारण ये हो सकता है नदियों का सूखना। हो सकता है कि यहाँ की नदियाँ सूख गई हों और पानी की कमी के कारण यहाँ की फसलें नहीं हुई हो, और फसलें ना होने के कारण यहाँ भूखमरी जैसी समस्याएं आ गई हों, है ना। और भूमि का अत्यधिक उपयोग भी इसके पतन का एक कारण हो सकता है, या फिर अत्यधिक वर्षा या युद्ध भी इसका कारण हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ इतनी ज़्यादा वर्षा हुई हो कि यहाँ की फसलें खराब हो गई हों, बहुत सारी बीमारियों ने इन्हें जकड़ लिया हो, या फिर युद्ध भी एक कारण हो सकता है कि दूसरे देश ने या फिर दूसरी सभ्यता ने यहाँ हमला कर दिया हो जिसकी वजह से इसका पतन हो गया हो। तो कोई भी एक कारण हम यह नहीं कह सकते इसका पतन कैसे हुआ हो, क्योंकि हमें यहाँ से कोई भी लिखित जानकारी वैसे नहीं मिली है। तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ होगा। तो ये कुछ कारण हैं जिसका इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि इन कारणों से इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करवाने वाली हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हड़प्पा वासी भोजन के रूप में किस चीज़ का सेवन करते थे। तो हड़प्पा वासी विविधतापूर्ण भोजन प्रयोग करते थे। यह शाकाहारी व मांसाहारी दोनों ही प्रवृत्ति के थे। उनके खाद्यान्न में गेहूं, जौ, दाल, चावल आदि प्रमुख थे। गेहूं इनका प्रिय आहार था। मांस में यह भेड़, बकरी, भैंस, सूअर आदि का प्रयोग करते थे।
है ना, मतलब मांस के रूप में ये भेड़, बकरी, भैंसुअर आदि का मांस खाते थे। खुदाई से मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं। इससे प्रतीत होता है कि यह लोग मछलियों का शिकार भी करते थे। अब खुदाई से मछली पकड़ने के कांटे भी प्राप्त हुए हैं, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये जो लोग थे ये मछलियों का शिकार भी करते रहे होंगे और उसका सेवन भी करते रहे होंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि क्या हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाए जाते थे। तो दोस्तों, अगर आपको मनकों के बारे में नहीं पता तो मनके एक प्रकार के गोल मोतियां होती थी। तो इनके बीच में एक छेद होता था जिसमें धागा पिरोया जाता था और इसको गले में या हाथ में मतलब आभूषण के तौर पर पहना जाता था। तो इसका आंसर है कि हाँ, हड़प्पा सभ्यता में लोथल व चन्हूदड़ों में बड़ी संख्या में मनके बनाए जाते थे। मनके बनाने के लिए अनेक पत्थरों व धातुओं का प्रयोग किया जाता था। इन पत्थरों में जेस्पर, सेलखड़ी आदि प्रमुख थे। तांबा, सोने जैसे धातुओं का प्रयोग भी मनके बनाने में किया जाता था। अब मनके बनाने के लिए जेस्पर, सेलखड़ी, सोने चांदी आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता था। और जो सेलखड़ी नामक पत्थर था, यह काफ़ी मुलायम पत्थर होता था जिसमें काम करना काफ़ी आसान होता था, इसलिए यहाँ के जो ज़्यादातर मनके हैं वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए गए हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता में व्यापार जल व थल दोनों मार्गों से होता था। इसके लिए पशु गाड़ियां, नावों का प्रयोग किया जाता था। विदेशों से भी व्यापारिक संबंध थे। अब जो हड़प्पा सभ्यता थी इसका विदेशों से भी व्यापारिक संबंध था। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में मूर्तियाँ किसकी बनी होती थी। और इसका आंसर है कि हड़प्पा सभ्यता में जो ज़्यादातर मूर्तियाँ बनी होती थी वो पत्थर या टेराकोटा से बनी होती थी। पांचवा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। और इसका आंसर है कांस्य युगीन सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता थी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। हमारा छठवां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। और इसका आंसर है दयाराम साहनी ने। जो दयाराम साहनी थे इन्होंने ही हड़प्पा की खोज की थी। तो आई होप आपको इतने क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।